सभी लोगों को नमस्कार। घटा चक्र 2025 का लेटेस्ट बुक है। इसको नेक्स्ट टॉपिक अभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे डीपीएसपी। ठीक है, इसके पहले मौलिक अधिकार थे, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर एक बार आप लोग सुनिएगा तो जरूर याद हो जाएगा, तो जा करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और चलिए बिना देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग डीपीएसपी। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 इसके तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है अर्थात डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो है अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। किससे स्पष्ट होती है, तो अनुच्छेद 37 से। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके अलावा जो डीपीएसपी के सिद्धांत हैं वो देश के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल हैं। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बना करके लागू करे। ठीक है, तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बना के लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य जो होते हैं लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो 37 में क्या था, 37 में अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी को स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया था और इसके कुछ पक्ष को भी उसमें दिखाया गया है, जैसे कि न्यायालय द्वारा यह इन्फोर्सेबल नहीं है और यह फंडामेंटल है और यह कर्तव्य होता है राज्य का कि वह इसको लागू करे। 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो राज्य जो होगा लोक कल्याण करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे जनता का कल्याण हो सके। यह आर्टिकल 38 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में है कि जनता के कल्याण के लिए कुछ सामाजिक व्यवस्था बनाया जाए। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जैसे कि पुरुष स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। इसके अलावा भौतिक संसाधनों का वितरीकरण का न्याय उपलब्ध हो, अर्थात सभी के बीच में जो भी संसाधन है उसका सही तरीके से न्याय संगत तरीके से सभी के बीच में वितरित हो जाए। यह आर्टिकल कौन सा कहता है, तो आर्टिकल 39। आर्टिकल 39। इसके अलावा जो पुरुष स्त्री हैं उन दोनों लोगों में किसी प्रकार का विभेद नहीं हो, बल्कि दोनों को समान रूप से आजीविका मिले, यह भी आर्टिकल 39 कहता है। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याण परक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 की क में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। 39 की क में समान प्रकार के न्याय और निःशुल्क विधि, मतलब विधि जो होता है ना, न्यायालय का सहायता निःशुल्क मिलेगा 39 की क के तहत। वहीं 40 के अनुसार होता है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायत के गठन का प्रयास करेगा। 41 के आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का उपबंध करेगा। अर्थात कि आर्टिकल 41 के तहत राज्य जो है कुछ परिस्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को उपबंध करेगा। वही आर्टिकल 42 जो है उसके अनुसार राज्य जो है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं। आर्टिकल 42 जो है उसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य जो है कर्मकारों को उचित मजदूरी, कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। 43 के क के अनुसार राज्य जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 43 के क के अनुसार राज्य जो है वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 44 के अनुसार जो राज्य है वो संपूर्ण क्षेत्र में समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो 45 के अनुसार 6 साल से जो भी कम आयु के बच्चे हैं उनका शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 46 के अंतर्गत राज्य में एससी और एसटी और अन्य दुर्बल जो वर्ग हैं उनके शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास किया जाएगा आर्टिकल 46 के तहत। तो आर्टिकल 45 में किसके शिक्षा की बात है? तो बच्चों के। और 46 में जो भी जिस भी समाज से लोग दबे हुए लोग हैं जैसे एससी एसटी या दुर्बल वर्ग जो है बैकवर्ड क्लास उनके शिक्षा का बात किया जाएगा। आर्टिकल 47 जो है इसके तहत लोगों के पोषाहार जीवन स्तर ऊंचा करना लोक स्वास्थ्य इत्यादि सुधारने का प्रयास होगा। किस आर्टिकल के तहत? तो 47 के तहत। आर्टिकल 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा, जैसे कि गाय बछड़े या अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की वध का प्रतिषेध किया जाएगा ताकि दुधारू पशुओं का वध नहीं हो सके आर्टिकल 48 के तहत। और कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया जाए ताकि कृषि और पशुपालन और ज्यादा बड़े पैमाने पे हो सके। अनुच्छेद 48 की क्योंकि सारा चीज तो अभी जितना भी चीजें हैं व्यवसाय या कोई भी चीज वो बिना कृषि के संभव ही नहीं है। कृषि और पशुपालन और खाने पीने जो भी है बेसिक नीड, तो इसीलिए इसके लिए राज्य का कर्तव्य होता है कि इसको बढ़ावा दे आर्टिकल 48 के तहत। आर्टिकल 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा 48 की क के तहत। 48 की क के तहत, जबकि 48 में क्या था कि कृषि पशुपालन और 48 के क में था वन्य और वन्य जीवों और वन्य जीवों के अलावा था पर्यावरण। आर्टिकल 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय हित महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा। जो भी चीजें विरासत की हैं उसको संरक्षित किया जाएगा आर्टिकल 49 के तहत। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो 50 के तहत। आर्टिकल 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत जो है शांति चाहे बाकी देशों में भी शांति और सुरक्षा कायम रह सके। आर्टिकल 51 मौलिक अधिकार उन्नति निर्देशक तत्व में डिफरेंस यहाँ पर दिया गया चार्ट बना के। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है जबकि डीपीएसपी भाग 4 में है। वही मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से है। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है जबकि डीपीएसपी सकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो इस पे न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जाता है, लेकिन डीपीएसपी गैर बाध्य योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है लेकिन डीपीएसपी नैतिक और राजनीतिक मान्यता है। अगर राज्य या सरकार चाहे तो वो लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, यानी उसकी नैतिक जिम्मेवारी है। राजनीतिक मान्यता है उसके लिए जो है जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है जबकि डीपीएसपी लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। अगर कोई कार्य या कोई लोक कल्याण कार्य करना भी है तो उसके लिए कोई नियम या कानून या विधान बनाने की आवश्यकता होगी। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है और जो डीपीएसपी है वो सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है।
मौलिक अधिकार नागरिकों को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, वहीं डीपीएसपी सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। तब इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, नहीं है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय ये भी होना चाहिए, क्योंकि सभी के बीच में समान रूप से जो भी बेनिफिट होते हैं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं पहुंचना चाहिए। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो बिल्कुल। डीपीएसपी का क्या मतलब है धार्मिक राज्य से? वैसे भी भारत धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। राज्य के डीपीएसपी किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिए, यहाँ पे निर्देशक सिद्धांत यहाँ पे परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, इसलिए यह भिन्न है। ठीक है, तो राज्य के डीपीएसपी जो है वो भिन्न है मौलिक अधिकार से, क्योंकि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। डीपीएसपी में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता। डीपीएसपी के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध की सुरक्षा की गारंटी है कि राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे किसी भी एक निजी व्यक्ति के भी मौलिक अधिकार का हनन हो। निर्देशक तत्व क्या है? तो अवाद्य योग्य है। डीपीएसपी क्या है? तो अवाद्य योग्य है, उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य और डीपीएसपी अवाद्य योग्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में डीपीएसपी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो डीपीएसपी जो है विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो ये भी नहीं है। राज्य के डीपीएसपी जो है विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं है, बल्कि ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के डीपीएसपी न तो विधायिका के कृत्य पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्य पर निर्बंधन है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो डीपीएसपी है वो विधायिका जो होती है अर्थात जो कार्यपालिका होती है, जो कानून बनाते हैं, जैसे कि संसद, विधानसभा, और तो इनका जो है ना, इनके क्या जो कार्य करते हैं इस पर रोक लगाता है? बिल्कुल नहीं। ये उनके कार्य को ही तो एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार सब जनता के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो यह गलत बात है। डीपीएसपी बिल्कुल नहीं है। वे किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो
हाँ बिल्कुल, राज्य इनमें जो भी कथन है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कानून लगभग बनाता है। भारतीय संविधान का भाग 4 और 36-51 डीपीएसपी है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा इनफोर्सेबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत जो है राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। मनरेगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा एससी और एसटी के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। राज्य के डीपीएसपी के बारे में क्या सही है? तो फर्स्ट है कि यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। तो बिल्कुल डीपीएसपी जो है वो देश का सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। सेकंड है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इनफोर्सिबल नहीं है। तो ये भी कथन सत्य है। राज्य के डीपीएसपी देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। डीपीएसपी में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कल्याणकारी 8 नंबर क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या चौथा भाग में, न कि चौथा अनुसूची में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में डीपीएसपी में किया गया है। यह संविधान में भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त डीपीएसपी में राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं डीपीएसपी दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प नहीं हो तो इसीलिए इसका उत्तर डीपीएसपी ही होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो डीपीएसपी। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो डीपीएसपी। कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो संविधान की प्रस्तावना में और इसके अलावा डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी के तहत सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जाएंगे? तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। डीपीएसपी को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जाता है। डीपीएसपी की प्रवृत्ति सकारात्मक है और यह न्यायालय में गैर बाध्य है। भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में सम्मिलित डीपीएसपी की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ। आयरलैंड के संविधान से अनुसरण किया गया इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा।
तो देखिए लगभग चीज़ें तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा है कि जो डीपीएसपी है उस पे फेबियनवाद का, ठीक है, फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, गांधीवाद और मानवाधिकार का प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। वही सेम क्वेश्चन है, ये भी स्किप करते हैं इसको। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो डीपीएसपी का। भारतीय संविधान में डीपीएसपी के तत्वों के तहत प्रावधानित है, यानी कि राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्टिकल 39 के ख के तहत, तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, आर्टिकल 39 के ग के तहत। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। इस प्रकार से जो धन का केंद्रीकरण है वो डीपीएसपी का उल्लंघन करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया 39 के ख 39 के ग में? तो 39 के ख में कहा गया है कि जो धन है उसको इस प्रकार से बांटना चाहिए जनता में ताकि वो सामूहिक हित हो सके, सभी लोगों का हित हो सके, और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलना चाहिए कि धन और उत्पादन जो साधन है उसका सभी के लिए अहितकारी संकेंद्रण नहीं हो, यह बात कहा गया 39 के ग में। तो मेन है कि 39 के ख में कि सभी को समान रूप से धन वितरित हो, 39 के ग में है कि सर्वसाधारण के लिए इस प्रकार से उसको केंद्रीकृत नहीं कर दीजिए कि सभी का अहितकारी करने का अर्थ है जैसे अभी भी चल रहा है कि कुछ % लोगों के पास ही बहुत ज्यादा धन है, तो एक तरह से अगर वो भी खत्म होकर मान लीजिए 2, 4, 10 गिने चुने हो जाए तो एक तरह से केंद्रीयकरण धन का हो जाएगा, तो वो डीपीएसपी का उल्लंघन करेगा 39 के ग के तहत। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित है, तो डीपीएसपी में है बिल्कुल। और किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल है 39 के घ में है। इसमें प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। संविधान के 39 के घ के अनुसार संसद ने वर्ष 1976 में समान परिश्रमी के अधिनियम पारित किया। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि संविधान की प्रस्तावना और 39 के घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी में निहित है? तो डीपीएसपी में क्या निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ये तो 20 में है। मौलिक अधिकार में प्राण, दैहिक स्वतंत्र 21 मौलिक अधिकार में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, तो ये भी 29 में है, ये भी मौलिक अधिकार। पुरुष स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, बाकी सब है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख 39 के डी में किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 40 जो है राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा। कौन सा आर्टिकल पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, इसको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत किधर गया? 40। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40
समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51। यहाँ पे ई बनाया है, कुछ होगा गड़बड़, देखते हैं। ग्राम पंचायत 40, समान आचार संहिता 44, कृषि पशुपालन 48, न्यायपालिका इसका पृथक्करण 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति 51। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट है, यहाँ भी मिलान करना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, समान नागरिक संहिता 44 में है, 48 में कृषि पशुपालन है और 41 में जो है वो काम करने का अधिकार है, कुछ दशाओं में काम प्रसूति का अधिकार। तो देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41, 40 ग्राम पंचायत, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि पशुपालन। यहाँ भी मिलान करना आर्टिकल के साथ। तो नहीं है, यह पूछा है कौन सा सहूलियत नहीं है। तो 48 कह रहा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह तो 50 में है। बाकी ग्राम पंचायत समान, 39 का ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का ए में। भारत के संविधान में बढ़े तो यहाँ पे मिलान करना है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का ए में है। कृषि और पशुपालन जो है वो 48 में है। तो देखिए वहां पे ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, यहाँ पे गलत दिया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो निःशुल्क विधिक सहायता 39 से, कृषि पशुपालन 48, ग्राम पंचायत 40 और पुरुष स्त्री दोनों को समान कार्य का समान वेतन 39 के घ में। यहाँ भी क्या करना है, बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए पृथक्करण न्यायपालिका कार्यपालिका 50 हो जाएगा। SC ST के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए 46 में था और 45 में था कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको एजुकेशन का अधिकार था, और वहीं 46 में था कि जो भी SC ST और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए शैक्षणिक और आर्थिक हित 46 में। सहकारी सोसाइटी यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत 40 में है। तो अनुच्छेद 43 के ए में उद्योगों के प्रबंधन और कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु बंद है। सहकारी समितियों की चर्चा है 43 के बी में। तो 43 के बी में सहकारी समितियां और ए में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकार का भाग लेना। मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण कह रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, तो सी दिया है कि ये सही है और वो गलत है। तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के लिए उन सदस्यों को 100 दिन का रोजगार देता है जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह भाग 4 की अनुच्छेद 41 के प्रावधान के अनुसरण में लाया गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार, इसलिए यह गलत हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम लिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपने आर्थिक विकास और सामर्थ्य के सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन का या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है 41 और 43 के तहत। 42वें संविधान संशोधन द्वारा
किस आर्टिकल के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो 43 के ए के तहत। 42वें संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में डीपीएसपी के 43 के ए अंतर स्थापित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम स्थापना या अन्य संगठन के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। किसी भी तरीका से उद्योगों में कर्मकारों को सहभागिता होनी चाहिए। 43 के ए में कहा गया है 42वें संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? तो 43 के ए में। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो डीपीएसपी से है और यह आर्टिकल 50 के तहत है। डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है? तो 51 में है। यहाँ पे देखिए 48 के क में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वन और वन्य जीव। 43 के क उद्योग के प्रबंध में कर्मकार का भाग लेना। 41 में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय वही सेम क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध को बनाए रखना, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारा का सारा चीज शामिल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? तो डीपीएसपी आर्टिकल 51। भारत की विदेश नीति से संबंधित है तो 51। 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक में नहीं जोड़ा गया। तो क्या नहीं जोड़ा गया? तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया, बाकी सब जोड़ा गया। जैसे कि आपको जोड़ा गया शोषण से बच्चों और अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो समान आचार संहिता जो है वो 42वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया। यह मूल संविधान 44 के तहत ही था, जबकि 42वें के तहत बच्चों को स्वस्थ विकास और अवसर सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की सुरक्षा आर्टिकल 39 के च में जोड़ा गया। वहीं समान न्याय निःशुल्क कानूनी जो है वो 39 के क में जोड़ा गया। इसके अलावा श्रमिकों की भागीदारी हो उद्योगों में 43 के क में जोड़ा गया और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन जीवों की सुरक्षा भी जोड़ा गया 48 के क में। तो जो भी क च है सब जोड़ा गया था। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत डीपीएसपी में जोड़ा गया था? तो यही हो जाएगा कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता 43 के ए में जोड़ा गया था। संविधान इनमें से किसी के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो देखिए सभी का हो जाएगा अधिकार, स्त्रियों का, बच्चों का और जनजातियों का। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो मौलिक अधिकार, बच्चा, स्त्री और जनजाति। लेकिन से कौन एक डीपीएसपी का तत्व नहीं है? तो देखिए नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष तक के बालिग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संविधान में मद्य निषेध जो है अनुच्छेद 47 के तहत है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत है। वहीं पर्यावरण जो संरक्षण है वो 48 के क के तहत है। 14 साल तक की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का पहले अनुच्छेद 45 के डीपीएसपी तत्व था, लेकिन ये 86वां संशोधन 2002 होता है। उसके बाद से इसको अनुच्छेद 21 के क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। तो 45 से हटा करके इसको 21 के क में 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। जब अब अनुच्छेद 45 के तहत जो है वो सैसो पूर्व देखभाल तथा 6 साल से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है 45 में, और जबकि जो है 21 के क में जोड़ दिया गया है और 47 में है मद्य निषेध। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी का भाग नहीं है? तो वही है 16 वर्ष की आयु का निःशुल्क शिक्षा नहीं है, बाकी गाय बछड़ों का निषेध, मादक पेय के उपभोग का निषेध, पर्यावरण का संरक्षण, ये सब है। कौन सा डीपीएसपी में शामिल है?
तो देखिए ये हो जाएगा मादक पेय और स्वास्थ्य, ये हो जाएगा आर्टिकल 47 के तहत, जो कि मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम 23 में है, मौलिक अधिकार में है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध जो है मूल अधिकार के 23 के 1 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की डीपीएसपी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पे विचार करिए। तो यहाँ पे बस सही है ग्राम पंचायत को संगठित करना और फिर ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। दो बाकी अवकाश, सांस्कृतिक अवसर, ये सारा कोई मतलब नहीं है। भारतीय नागरिकों के समान सिविल संहिता सुरक्षित करना। तो चलिए इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधान को डीपीएसपी के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, ग्राम क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास आर्टिकल 43, वहीं एससी और एसटी के लिए शिक्षा का व्यवस्था 46, मादक पेय के लिए 47, बछड़ों वगैरह के लिए 48, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विकल्प भी सही है। लेकिन भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो डीपीएसपी और केवल मूल कर्तव्यों में। 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में डीपीएसपी के आर्टिकल 48 के ए के तहत पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात की गई। इसके अलावा मूल कर्तव्यों के तहत जो आर्टिकल 51 का ए है उसके अनुसार ए के 6 के अनुसार 51 के ए के 6 के अनुसार भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण और वन, झील, नदी इस सब का रक्षा करे। 51 के 1 के 6 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक डीपीएसपी के सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है। राज्य के डीपीएसपी में किसके बारे में संविधान शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। ठीक है, 36 से 51 में है और इसका प्रावधान 43 में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 39 के क में और कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान 43 में और 39 के क में निःशुल्क विधिक सहायता है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख 86वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 45 में पहले था, जो कि प्रौढ़ शिक्षा का बात नहीं है। डीपीएसपी संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो गोवध निषेध। तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में डीपीएसपी के 39 के क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया था। मुफ्त कानूनी सलाह ये नहीं हो जाएगा, बल्कि मुफ्त कानूनी सलाह 39 के क में जोड़ा गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध करना, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवाओं को निर्देश जारी करता है, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है। तो डीपीएसपी के 39 के क के तहत जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क सक्षम विधिक सेवा देता है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रम योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश और वित्तीय अनुदान भी देता है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करेगा? तो देखिए 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को देगा। इसके अलावा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को देगा और ओबीसी वरिष्ठ नागरिक को नहीं। तो संविधान में डीपीएसपी के 39 के ई के अनुसरण के अनुसार जो विधिक सहायता देना है फ्री में, 1987 के धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और इसके लिए पात्र लोग कौन कौन से हैं? तो महिला और बच्चा है, एससी एसटी के सदस्य हैं, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए भी मिलेगा, औद्योगिक जो कामगार होते हैं उनको भी, मानसिक रोगी, दिव्यांग व्यक्ति भी, हिरासत में जो व्यक्ति है उसके लिए भी, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है उसके लिए भी। जैसे कि ये था यहाँ पर अधिसूचित क्या था कि 1 लाख से कम हो ना जिसका आय, और 2 लाख से।
मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति को भी। उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक और कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख से कम वाले ट्रांसजेंडर निःशुल्क सेवा को दिया जाएगा। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा देगा। इनमें से कौन डीपीएसपी के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। संविधान में डीपीएसपी के आर्टिकल 39 की क में पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और लिखित है। 39 के घ में पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि आर्टिकल 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य मनरेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के इस सब के लिए भी करेगा। सूचना का अधिकार डीपीएसपी में नहीं शामिल क्योंकि 2005 के तहत विधि का अधिकार है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में 39 के 1 क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता है, बाकी नहीं है। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। राज्य के डीपीएसपी के विषयों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मद्य निषेध है, जो कि आर्टिकल 47 में है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 47 के तहत है वही मद्य निषेध। बलात् श्रम 23 में है। श्रम निषेध फैक्ट्री में बच्चों का 24 में है। अस्पृश्यता 17 में है, जो कि मौलिक अधिकार है सब। निम्न में से कौन एक राज्य के डीपीएसपी में नहीं है? तो यहाँ पे ये देखिए अस्पृश्यता नहीं है क्योंकि यह 17 में है, बाकी पुरुष महिला समान वेतन ये सारा का सारा है। तो यहाँ पे 39 के घ में है पुरुष और महिला को समान वेतन है। वहीं 39 के क में है कि जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार है। न्याय संगत मानवोचित दशा अनुच्छेद 42 के तहत डीपीएसपी में शामिल किया गया है। राज्य की डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। किसने कहा? तो केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है, ठीक है। डीपीएसपी ऐसा है चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या डीपीएसपी? तो बिल्कुल ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डीपीएसपी। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में 1995 से, ठीक है। डीपीएसपी के संवैधानिक लक्ष्यों विशेष आर्टिकल 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों को सूचीबद्ध करिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन और इसके अलावा समान नागरिक संहिता। यह 44 में है और यहाँ पे 39 के डी में है। तो भाग 4 में है, देखिए यहाँ पे 44 में दिया है, 39 के घ में दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन, और 350 के क में है प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश आर्टिकल 350 के क में है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।